नमस्कार हमारे सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और पिछली सेशन में आप सभी लोगों ने हमारे साथ रह करके हिंदी की स्वर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और उसको जाना। साथ ही साथ जिस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न इसके पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम लोगों ने मिलकर के चर्चा भी किया कि किस प्रकार से प्रश्न जो है बनते हैं और किस प्रकार से यूपी टेट लेवल पर या उसके साथ साथ जो वनडे एग्जाम है इस लेवल पर या उसके साथ साथ जो नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं हैं उसमें किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से और स्वर से। इसको हमने पूरा किया। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह व्यंजन से होगा और हम लोग व्यंजन को भलीभांति तरीके से समझेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न इसके यूपी टेट की परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जा सकता है। तो आइए हम इसके लिए व्यंजन का अध्ययन करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम लोग इसको यह समझें कि व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है और ये व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं। देखिए, जो हमने आप लोगों से शुरुआत में ही कहा था कि अगर हम मूलभूत शुरुआत की बात करें कि कहाँ से ये स्वर और व्यंजन आए, वर्ड कहाँ से आए, वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसके मूलभूत उत्पत्ति की यदि हम लोग बात करेंगे तो मूलभूत उत्पत्ति जो इसकी हुई थी वह मूलभूत उत्पत्ति महर्षि पाणिनि के द्वारा हुई थी। महर्षि पाणिनि ने जो शंकर जी के डमरू के द्वारा वादित डमरू के द्वारा या ध्वनि के द्वारा जो वहां से ध्वनि निकली उसको उन्होंने नोट किया और नोट करके उसी को उन्होंने वर्ड के रूप में परिवर्तित किया। और उसी में अगर देखा जाए तो मूल रूप से अगर व्यंजनों की संख्या देखा जाए तो 33 हो जाती है, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन आते हैं। हैवरट, लड़, यमगणनम, झमय, घड़धस, जब, गणदस, खफत, खफ, छठत, चटतव, कपय, ससर, हल। तो इस प्रकार से जो होते हैं ये कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हो जाते हैं, है ना। और ये 33 व्यंजन होने पर ही पूरा व्यंजन की शुरुआत होती है। कुछ और भी व्यंजन आकर के जुड़ जाते हैं जो महर्षि पाणिनि से आकर के हट करके अर्थात के आदिकाल की रचनाओं से लेकर के इधर आकर के जुड़ जाते हैं। तो जो अन्य व्यंजन आकर के यहाँ पर जुड़ते हैं, इन व्यंजनों के जुड़ने के बाद इनकी जो वर्तमान में पूरी संख्या हो जाती है वह 41 हो जाती है। अतः अगर हम पूरी वर्णमाला की बात करें कि आ से लेकर के ज्ञा तक कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो समस्त वर्णमाला के समस्त अक्षरों या वर्णों की संख्या कुल मिलाकर के 52 हो जाती है। जबकि केवल व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में मूल व्यंजन की बात करेंगे तो 33 होती है और कुल व्यंजन की बात करेंगे तो 41 होती है। आइए हम लोग व्यंजन से शुरुआत करते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन को किसे व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण, पहली बात ध्यान में रखिए कि व्यंजन जो होता है कभी स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते। जब हम स्वर की शुरुआत किए थे तो हमने आपको बताया था कि स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, परंतु व्यंजन जो होते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं, ये स्वर की सहायता से ही उच्चरित किए जाते हैं। ठीक है, तुम लोग भी नोट करो। आइए ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वे वर्ड होते हैं, व्यंजन वे वर्ड होते हैं, वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते, स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते, स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात व्यंजन वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते या जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजन वे वर्ड होते हैं, व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या हम लोग कह सकते हैं कि उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते
या व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। क्योंकि अभी हमने जब स्वर हमने आपको बताया तो स्वर में हमने आपको बताया कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन जो होते हैं ये बिना स्वर के उच्चरित नहीं हो सकते। इनका उच्चारण करने के लिए हमको मूल रूप से स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और इसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्वर का उच्चारण करते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो मूल रूप से अगर देखें तो व्यंजन जो होते हैं वो केवल 3 रूप से ही उच्चरित होते हैं या 3 रूप से वर्गीकृत होते हैं, है ना। वे 3 रूप में जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और इसके साथ उष्ण व्यंजन। वैसे अगर देखें तो व्यंजन जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। 5 प्रकार में कौन कौन होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इसके साथ संयुक्त व्यंजन और इसके साथ कौन से उच्छिष्ट व्यंजन। तो ये जो होते हैं कितने प्रकार से कुल उच्चरित होते हैं, तो 5 प्रकार से उच्चरित जो है होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में ध्यान रखिएगा कि जो ये व्यंजन होंगे ये समस्त व्यंजन वर्ण जो कहे जाते हैं, समस्त व्यंजन वर्ण होते हैं, ये अगर प्राण के आधार पर या वायु के आधार पर देखे जाए तो वायु के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। इसी तरह से नाद के आधार पर अगर देखें तो नाद के आधार पर भी इनके प्रकार होते हैं, जिनको हम एक सीरियल करके आपको एक के बाद एक जो है क्या करेंगे, बताएंगे। आइए फिलहाल हम लोग इसके 2 चीजों पर ध्यान देते हैं। ध्यान देंगे सबसे पहले हम समस्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हम लोग जनरल इसका वर्गीकरण करेंगे जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएं, इसलिए हम एक जनरल वर्गीकरण करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्राण के आधार पर और फिर नाद के आधार पर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका वंचित न रहे। तो व्यंजन के आधार पर अगर देखा जाए व्यंजन तो कुल कितने प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, तो आइए इसको एक डायग्राम के द्वारा हम लोग बहुत ही भलीभांति तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप याद रखें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा स्पर्श के बाद अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ के बाद आते हैं उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना, जिसको हम लोग ड और ढा कहते हैं, या फिर इसके साथ में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो एक हम लोग लिखेंगे क्या, संयुक्त व्यंजन, और फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, मूल रूप से ये प्रकार है, मूल रूप से इसके प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और इसमें आते हैं का से लेकर के मां तक के, का से लेकर के मां तक के समस्त व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। आइए इसका अभी हम मूलभूत वर्गीकरण करेंगे, खूब अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। फिलहाल पहले हम एक डायग्राम के द्वारा आपको इसको बता दें कि इसमें कितने प्रकार के व्यंजन जो है वो पाए जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4, य, र, ल, व। तो इनकी संख्या 4 होती है, या, र, ल, व। उस व्यंजनों की संख्या अगर हम बात करें तो इनकी संख्या शा, शा, सा और हा। ठीक है, और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि तीनों सा का उच्चारण की अगर हम लोग बात करें कि तीनों सा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका कोई मूल स्थान नहीं होता कि जहां से हम इसको उच्चारित कर सकें, है ना। यदि कोई आपको उच्चारण करके बताते हैं तो वो जबरदस्ती बताते हैं। वास्तविकता यह है कि तीनों सा का उच्चारण की ध्वनि आज तक कोई भी विद्वान इसको सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ तक कि हिंदी के प्रकांड विद्वान जो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ अध्यापक में गिने जाते हैं, शिक्षक में गिने जाते हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, उन्होंने स्वयं कहा है कि इनका उच्चारण संभव नहीं है, इनका उच्चारण हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, शा, सा और सा का तीनों का। हालांकि कहने के लिए हम लोग जो इसको तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा और इसको जो है दंत सा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वह संस्कृत के हिसाब से जानते हैं, परंतु हिंदी में इसका बहुत स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं हो पाता है। फिलहाल आगे की बात है। संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र।
इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या जो होती है डा और ढा। डा और ढा यह किसकी संख्या होती है? उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या जो होती है वो डा और ढा होती है। आइए अब हम लोग एक एक पूरे व्यंजन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे इसका, और कहाँ से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं और जो लोग इस समय वीडियो के साथ बने हुए हैं वो लोग इसका अच्छी तरह से नोट्स भी बना लें, और साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते बनाते वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये बातें पहुंच जाएं। ये मैं पूरा आप लोगों को पुनः कह रहा हूँ कि पूरा सीरियल से आपको पूरा A to Z जितना व्याकरण है पूरा व्याकरण आपको YouTube पर मिलेगा। आप लोग निरंतर इस क्लास को देखते रहें। प्रतिदिन शाम के समय 9 से 10 बजे के बीच में आपके पास ये वीडियो जो होगा वो पहुंच जाया करेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन तात्कालिक रूप से प्राप्त हो जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ लेते हैं, देखिएगा। अब आइए हम संपूर्ण व्यंजन की बात करते हैं और वहीं से व्यंजनों को अलग करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपको कई चीजें बताऊंगा, आप लोग ध्यान से खाली बने रहें। देखिए जो व्यंजन होते हैं पूरे का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, है ना। प, फ, ब, भ, म। फिर य, र, ल, व। फिर श, श, ह। फिर श, त्र, क्य, है ना। देखिए ये सभी वर्णमाला में पाए जाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं तो थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करें। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। देखिए पूछा भी गया है यूपी टेट में यह प्रश्न कि वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। का को कहते हैं क, ख, ग, घ, ङ। तो का से लेकर के अंगा तक के समस्त वर्णों को कहा जाता है का वर्ग। का से लेकर अंगा तक आने वाले को का वर्ग कहते हैं। चा वाले को चा वर्ग, टा वाले को टा वर्ग, ता वाले को ता वर्ग, पा वाले को पा वर्ग। इसलिए इन पांचों को मिला करके क्या संज्ञा दी जाती है तो इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। इन्हें क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। पहली बात, इनको पहली बात क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। दूसरी बात ध्यान में रखिए कि इनको और किस नाम से जानते हैं तो का, क, च, ट, त, प। ठीक है, कचोटता प्यार, क, छ, ट, त, प। अर्थात क्या? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या हो जाएंगे? वर्गीय व्यंजन कहे जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि यह एक दूसरे के स्पर्श से उच्चारित होते हैं अतः इन्हें किस नाम से जानेंगे? इन्हें कहेंगे स्पर्शी व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाएगा? स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा इसमें पूछता है कि स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी। जब संख्या की बात करेगा तो का से लेकर के माँ तक इनकी संख्या 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25। तो कुल संख्या कितनी हो जाती है इनकी? इनकी कुल संख्या हो जाती है 25। तो ध्यान में रखेंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। यह प्रश्न आ भी चुका है कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं तो ये कहां से होंगे? का से लेकर के माँ तक होते हैं। इनके उच्चार स्थान की अगर हम बात करेंगे तो का, ख, ग, घ, अंगा ये कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इनकी ध्वनि जो निकलती है वह कंठ की सहायता से निकलती है। च, छ, ज, झ, य ये कहां से होते हैं तो ये सब जो होते हैं तालव्य ध्वनि या तालव्य वर्ण कहे जाते हैं।
चा वर्ग को तालव्य कहा जाता है, का वर्ग को क्या कहते हैं, कंठ वर्ग कहते हैं, टा वर्ग को ट ठ ड ढ टिटोषणा मूर्धा, ये कहाँ से होते हैं, इनको कहते हैं मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है। इसके साथ त थ द ध न, त थ द ध न, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो जिह्वा और दंत की सहायता से होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, दंत वर्ण कहा जाता है। ठीक है। प फ ब भ म, दोनों होठ ऊपर नीचे के सट जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहा जाएगा, इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो का वर्ग को क्या कहेंगे, कंठ वर्ण, चा वर्ग को कहेंगे तालव्य वर्ण, टा वर्ग को कहेंगे मूर्धन्य वर्ण, ता वर्ग को कहा जाएगा दंत वर्ण, इसके साथ पा वर्ग को क्या कहा जाएगा, ओष्ठ वर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये पांचों वर्गीय व्यंजन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान में रखिए, अंगा इया ड़ न म, अंगा इया ड़ न म, इनको किस नाम से जानते हैं, इन्हें पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछेगा निम्नलिखित में से पंचमा अक्षर हैं, तो आप कहेंगे अंगा इया ड़ न म। ठीक है। अंगा इया ड़ न म, ये पांचों क्या कहलाएंगे, पंचमा अक्षर कहे जाते हैं, इनको जो है पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। साथ ही देखिएगा य र ल व, क्योंकि इनकी ध्वनि अंतः स्थल से होकर के निकलती है, अतः इनको य र ल व को किस नाम से जानेंगे, तो यह कहलाते हैं अंतःस्थ वर्ण कहे जाते हैं, इनको कहेंगे अंतःस्थ वर्ण, या र ल और व। अभी हम लास्ट में आप लोगों को कुछ मेन टॉपिक बताएंगे, जैसे किसी को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, किसी को किस नाम से जानते हैं, सारी बातें हम आप लोगों को एकदम पूरा एकदम डिटेल, जितना इसकी बातें हैं, जितना प्रश्न यहाँ से बनता है, वे सारे प्रश्न आपको हम करा देंगे। केवल आप बने रहिएगा कि जहाँ से भी प्रश्न इसका बनता है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए और आप व्यंजन हमारे यहाँ से पढ़ के जाएं, इस यूट्यूब चैनल से पढ़ करके जाएं और उसके बाद आपका प्रश्न आए और इसमें ना मिले, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होगा। इसमें मैं आपको सारे प्रश्न करवा दूंगा। आइए आगे देखिए। इसके बाद देखिए सा श श ह, सा 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 हा, ये चारों किस नाम से कहे जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्म वायु बाहर निकलती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्हें ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्षत्राज्ञा और एक और होता है श्रा, ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन व्यंजन वर्णों का योग दो अलग अलग व्यंजन वर्णों से मिलकर होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन के नाम से इनको जाना जाएगा। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम और भी चर्चा इसकी करते हैं। किस वर्ण को किस नाम से जानते हैं, या को क्या कहते हैं, रा को क्या कहते हैं, ला को क्या कहते हैं, किस नाम से इसको जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर रहे हो तो अत्यंत अच्छी बात है। देखिए, आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसके हम वन लाइनर क्वेश्चन पर चलेंगे, कहाँ से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपसे बनेंगे यहाँ से। ठीक है। आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको। ईश्वर ने चाहा तो सीधा सीधा प्रश्न आपका फंस जाएगा यूपी टेट की परीक्षा में, और आप लोग बड़ा ही मुस्कुराते हुए पेपर दे करके आएंगे, है ना। कि वर्णमाला हमने पढ़ा था और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। आइए हम देखते हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले वर्गीय व्यंजन, वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा। वर्गीय व्यंजन की संख्या पूछता है कि वर्गीय व्यंजन की संख्या अगर पूछेगा तो आप लोग कहेंगे वर्गीय व्यंजन की संख्या। यदि आपसे पूछे कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वर्गीय व्यंजन
कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो का से लेकर के मा तक होते हैं। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है तथा वर्गीय व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से लेकर के मा तक होते हैं। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आएगा कि कुल अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो जब कुल की बात करेंगे तो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कुल अर्ध स्वरों की बात की जाएगी तो कुल अर्ध स्वर 4 होते हैं, या, रा, ला, व, है ना। क्यों इनको कहा जाता है, क्योंकि या का जो निर्माण होता है वह ई धन आ से होता है, रा जो बनता है वह री धन आ से बनता है, ला का जो निर्माण होता है वह लिरी धन आ से बनता है, और वा का जो निर्माण होता है यह ऊ धन आ से बनता है। ठीक है, 2 स्वरों के मेल से किसी एक व्यंजन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे कि मुख्य अर्ध स्वर होते हैं, मुख्य अर्ध स्वर होते हैं और विकल्प में आपके अलग अलग दिए जाएं, तो आप सीधे कहेंगे कि मुख्य अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है, या होती है और वा होती है। ठीक है, या और वा 2 क्या होते हैं, मुख्य अर्ध स्वर होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उस व्यंजन क्या हो, कौन कौन होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो उस व्यंजन के लिए आप कहेंगे कि इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो शा होता है, शा होता है, शा होता है, और कौन होता है, हा होता है। ठीक है, इनको शा कहते हैं। शा, अब ये तालप शा है, तालुकी वाला, ये जो है तालप शा है, ये मूर्धन्य शा है, या दंत शा है, और या तो हा ही है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब स्टार वाले प्रश्न हैं, आप लोग इन प्रश्नों को स्टार लगा के रखिए और अवश्य ही ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि स्टार वाले प्रश्न से आपकी परीक्षा में 2-4 प्रश्न ना पूछे जाएं। एक प्रश्न तो मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि एक प्रश्न आपका इस स्टार वाले प्रश्न से आना ही आना है ना, यूपी टेट की परीक्षा में 2023 की परीक्षा। आगे देखिए, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न बहुत ही स्टार लगा करके मैं दे रहा हूं कि यह प्रश्न हो सकता है कि पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन का प्रश्न किया जाए, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ध्यान देंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चा, छा, जा, झा, च, छ, ज, झा, ये 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ में ध्यान रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सकार व्यंजन होते हैं, सकार व्यंजन होते हैं, तो सकार व्यंजन कितने हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सकार 3 होते हैं। शा होता है, शा होता है, और शा, 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 तीनों शा होते हैं। ठीक है, तीनों शा को क्या कहते हैं, सकार व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद ध्यान देंगे लुंठित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, लुंठित मतलब जिसका उच्चारण करते समय जीभ आगे की ओर जाकर के मुड़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकंपित कहा जाता है। तो लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो रा को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, रा को कहेंगे। इसी के साथ में स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय या क्या पूछा जाए, काकल्य पूछा जाए, काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे हा को कहा जाता है। स्वर तंत्री या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो हा को ही कहा जाता है। इसी के साथ उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त
इसके साथ इसी को देखिए अन्य नाम से भी जानते हैं, इसी को उस्त्रिप, इसी को क्या कहते हैं, उस्त्रिप कहते हैं, इसी को कहते हैं संकर कहा जाता है। संकर के साथ में और ध्यान लिखिएगा, इसी को ताड़नजात, 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 या क्या कहते हैं नए वर्ड, नए वर्ड, या कहा जाता है आगत वर्ड। ध्यान रखेंगे इसे क्या कहते हैं, इतने नामों से जाना जाता है। और जान करके आप लोग बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम लोग तो उसको जानते हैं। उत्क्षिप्त, उस्त्रिप, संकर, ताड़नजात, नए वर्ड, आगत वर्ड, इतने नामों से किसको जानते हैं, तो इसे जानते हैं डा को, और किसे जानते हैं ढा को, जिसके नीचे बिंदी लगा होता है, डा और ढा। और इसे किस नाम से जानते हैं, इसे द्विगुण नाम से भी जाना जाता है। देखिए छूट रहा था, इसे और किस नाम से जानेंगे, इसे द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। आशा कर रहे हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, उस्त्रिप्त व्यंजन, संकर व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, नए वर्ड व्यंजन, आगत वर्ड व्यंजन, द्विगुण व्यंजन किस नाम से जानते हैं, तो डा और ढा को माना जाता है। आगे आइए और भी चीजें आपको बताते हैं। इसके साथ में देखिए दो नए व्यंजन, दो नए व्यंजन जिसको हम लोग आगत व्यंजन के नाम से ही जानते हैं, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, आगत व्यंजन के नाम से ही जानते हैं। तो आगत व्यंजन में दो और व्यंजन आते हैं जिसको हम लोग अरबी फारसी के नाम से भी जानते हैं। आगत व्यंजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, या इसी को कहते हैं अरबी फारसी। इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें आता है जा और आता है फा। नीचे देखिए ये नुक्ता लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि जा और फा कैसे वर्ण हैं, अरबी और फारसी हैं। ठीक है, इसके साथ एक पूछा जाता है अमानक वर्ड, एक पूछा जाता है अमानक व्यंजन या अमानक वर्ड। देखिए ये रूप बदल गया है ना। पहले जो भा और झा लिखा जाता था उसका रूप आज बदल गया है, और बदल करके उसे आज अमान्य कर दिया गया है, इसीलिए इसको अमानक वर्ड के रूप में जाना जाता है। जैसे झा, झा में देखिए पहले झा इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ पाया जाता था, ये देखिए झा है ना, ये झा है। अब का वर्तमान का झा देखिए इस प्रकार है, ये अमानक हो चुका है। इसके साथ देखिए भा, भा लिख करके ऐसे, और ये अब वर्तमान में क्या हो चुका है, क्या हो चुका है। तो ये दोनों किस प्रकार के वर्ड हैं, तो ये दोनों अमानक वर्ड के रूप में गिने जाते हैं। इनको जो है क्या कहते हैं, इन्हें अमानक वर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। देखिए यदि आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यदि आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन की बात की जाएगी तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कुल व्यंजन को याद रखिएगा 41 होते हैं। ठीक है, ठीक। कुल टोटल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 41 होते हैं। और अगर मूल व्यंजन की बात की जाएगी तो मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, जो महर्षि पाणिनि ने बताया है। वहां के व्यंजन की बात करेंगे, हमने बताया कि हैवरट लड़ यम गणनम झपय गणदस जब गणदस खप छठत चटतव कपय ससर हल, ये जो होते हैं टोटल व्यंजन है। और ये व्यंजन जो होते हैं ये मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या 33 है। जबकि वर्तमान में कुल व्यंजन कितने हैं, 41 है। अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो आप स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कुल वर्ण कितने हैं, 11 स्वर हैं प्लस 41 व्यंजन हैं। 11 स्वर और 41 मिल करके कितने हो गए, 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों की भी इसी समय चर्चा कर लें ताकि हम लोगों के लिए सरल हो जाए। आइए आगे देखते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, हाँ लिखिए, उसमें कुछ अपने रिस्पांस को लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया है, क्या है। आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको जरूर दीजिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जैसा ही रिस्पॉन्स देंगे उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाने के लिए और भी अधिक तत्पर होते हैं। ठीक है ना, देखिए
कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं जो कि आप लोग समस्या में आ जाते हैं। जैसे पूछा जाए कि हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि। आज का वीडियो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन है और आज के सेशन से जरूर प्रश्न आएगा, मेरी गारंटी है 100% कि प्रश्न तो आना ही आना है। हिंदी की लिपि यदि पूछा जाए कि हिंदी की लिपि क्या है तो आप कहेंगे कि देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कैसी है तो देवनागरी लिपि होगी। ध्यान दीजिएगा, देवनागरी लिपि जो है वह किस लिपि से मतलब परिष्कृत हुई है, तो देवनागरी लिपि जो है वो ध्यान में रखेंगे या ब्राह्मी लिपि, या ब्राह्मी लिपि की परिष्कृत रूप है। ब्राह्मी लिपि का क्या है, परिष्कृत रूप है कौन, ये देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है तो ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि को, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं, देखिए जो हमारा लिखने का क्रम है वह बाएं से किधर है, दाएं की तरफ है, तो इसको लिखा किधर जाता है, बाएं से दाएं की तरफ इसको लिखा जाता है। तो आप स्पष्ट रूप से याद रखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी होगी और इसको बाएं से लेकर के किधर लिखा जाता है, दाएं की दिशा में लिखा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम, यदि हम लोग बात करें कि सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात में मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिला था भारत में, तो इसका सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिला था, गुजरात में इसका उपयोग जो है सबसे पहले कराया गया था। सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, है ना। थोड़ा सा मार्कर में स्याही डाल दें ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे, अच्छे से आप लोग पढ़ें, है ना। और आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ करके अच्छी परीक्षाएं दें। जैसे अब तक सफल हुए हैं वैसे इस बार आप लोगों को और भी सफल करें, आगे भी आप लोग सफल हों। आइए, तो हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी लिपि। यदि कभी पूछे कि कहाँ से ली गई है, तो ब्राह्मी का परिष्कृत रूप है, इसको बाएं से जो है दाएं की तरफ लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और भी इससे प्रश्न जो बनते हैं देखिए आप, और भी जो इसके प्रश्न बनते हैं उसको देखिए। जैसे हिंदी का भाषा परिवार कौन सा है, हिंदी किस भाषा परिवार से है, तो हिंदी का भाषा परिवार, हिंदी का इस भाषा परिवार की बात की जाए, किस भाषा परिवार से हिंदी है, तो भारोपीय परिवार से है ना। यह है कहां से, भारोपीय परिवार से। ठीक है, इसके साथ में दूसरी बात ध्यान रखिएगा, हिंदी का विश्व सम्मेलन, हिंदी का भारत में विश्व सम्मेलन कब मनाया गया था, भारत में विश्व सम्मेलन कब हुआ था, तो जब इसके हम विश्व सम्मेलन की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको जो है लाया गया था। और यह कब मनाया गया था, तो 10 जनवरी को पहली बार विश्व सम्मेलन के रूप में हिंदी को बनाया गया था 10 जनवरी 2006 को, है ना। यह विश्व सम्मेलन, क्योंकि हिंदी मैं आगे आपको जब इतिहास में लेके चलूंगा तो हिंदी में बताऊंगा कि हिंदी जितनी सरलता से हम लोग पढ़ ले रहे हैं इतनी सरलता से आई नहीं थी। हिंदी को समाज में लाने के लिए हमने बहुत कठिन परिश्रम किया है। आज भी आपकी हिंदी यदि संवैधानिक भाषा के रूप में देखा जाए तो हिंदी का प्रयोग आज भी नहीं हो रहा है, बहुत ही कठिन चीज है यह। हम भारत के लोग हैं, हमारी भी अपनी एक भाषा है, हर देश अपनी भाषा को अपनाता है, तो फिर हम अपनी भाषा को क्यों नहीं अपनाते हैं, हमारी भाषा क्यों नहीं एक राष्ट्रीय भाषा बनती, हमारी भाषा क्यों नहीं एक संवैधानिक भाषा बनती। हर भाषाएं तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का रूप धारण कर रही हैं, हम हिंदुस्तान में रह करके दूसरी भाषाओं को जो है स्थान देते हैं, अपनी भाषा को स्थान हम क्यों नहीं देते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इतिहास में जब इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करूंगा तो आपको मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि हिंदी का भारत में विश्व सम्मेलन कब मनाया गया था, तो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। और दूसरी बात बनाइए, जान लीजिए कि भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम विश्व सम्मेलन कहां पर मनाया था, हिंदी विश्व सम्मेलन। ध्यान रहे, बहुत मतलब बताऊंगा आप लोगों को कि हिंदी विश्व सम्मेलन जो मनाया गया था वो कैसे कैसे मनाया गया। विश्व सम्मेलन
कहाँ मनाया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ मनाया गया था। ध्यान रहे, हमारी भाषा हम अपने देश में नहीं मना पाए, ठीक है, बहुत कष्ट की बात है। हमारी भाषा है, हम अपनी भाषा का अपने भारत में सम्मेलन नहीं कर पाए। सम्मेलन करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ा, नॉर्वे जाना पड़ा। तो सम्मेलन कहाँ मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा नॉर्वे में मनाया गया, नॉर्वे में। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह थीम क्या थी, बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत ही समझिए कि जो कठिनता से प्रश्न मिलने वाले हैं, और यह प्रश्न आपकी कंप्लीशन में आ गया, पीसीएस लेवल तक आ गया, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाए। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी, हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन का थीम या थीम को बोध वाक्य भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, बोध वाक्य कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, थीम कह सकते हैं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य अथवा थीम क्या था, तो आप लोग कहेंगे क्या था, वसुधैव, ठीक है, इसका था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ठीक है, यह इसका क्या था, तो सबसे पहले थीम था। बहुत नया क्वेश्चन और आने की पूरी संभावना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में बोध वाक्य या थीम क्या रखा गया था, तो वसुधैव कुटुंबकम था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पहले जो था, जो ये हिंदी विश्व सम्मेलन मनाया जाता था, यह पहले प्रति चौथे वर्ष मनाया जाता था, 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता था। अब इसको जो है घटा दिया गया है, घटा करके अब इसको प्रति तीसरे वर्ष मनाया जाने लगा है। यह हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है। आज के लिए बस मित्रों इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, और इसी एनर्जी ऊर्जा के साथ आप लोग भी प्रतिदिन बने रहिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पूरी हिंदी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, और जरूर आप लोग अपनी मतलब योग्यता के द्वारा आप लोग परीक्षाओं को बढ़िया अंक से जो है हासिल करेंगे, और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।